हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है विथ ऑल दोज फैंसी AI फीचर्स। बट अगर आप किसी लोकल ऑफलाइन स्टोर से या अपकमिंग सेल डेज में S23 अल्ट्रा बाय करने की सोच रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली S23 अल्ट्रा अभी भी एक बढ़िया स्मार्टफोन है एंड स्पेशली अभी स्लैश्ड प्राइस में भी मिलेगा, देन दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ मैंने स्ट्रेट सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के यूजर के साथ में बात किया जिन्होंने इसको लास्ट ईयर यानी 2023 दिवाली सेल में बाय किया था फ्रॉम सैमसंग्स ऑफलाइन रिटेल स्टोर, और इवेंचुअली वो मेरा दोस्त भी है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। फर्स्ट, जो यूजर है उनका वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वो अपने लैपटॉप के वेबकैम से शूट कर रहे हैं एंड ही इज नॉट अ क्रिएटर, तो लाइटिंग एंड ऑडियो भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। और हम लोग चाहते तो S23 अल्ट्रा से ही वीडियो शूट कर लेते थे, बट हम लोग को फोन को बीच बीच में आपको दिखाना था, इसके वजह से हम लोग ने लैपटॉप के वेबकैम को ही चूज किया। बट इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि इनसाइट्स S23 अल्ट्रा के बारे में बहुत बढ़िया दिए हैं। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो S23 अल्ट्रा बाय करने में इन 2024 या फिर आने वाले 2 से 3 साल में, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन नाउ। सो प्रतीक, हाउ आर यू? हमारे ऑडियंस को एक इनिशियल हाय बोलना चाहते हो तो कर लेना, उसके बाद में हम लोग स्ट्रेट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। हाय, अच्छा लगा वापस आके। आई थिंक 8 Pro वाला रिव्यू काफी अच्छा था। बहुत लोगों ने देखा और उसको अप्रिशिएट किया, सो आई एम बैक। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए प्रतीक, हम लोग हमारे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करें। जी, ओके, सो प्रतीक फटाफट से लिस्ट डाउन करना 5 मेजर रीजंस ऑफ बाइंग S23 अल्ट्रा। हालांकि अगर 5 नहीं रहेगा, कम रहेगा तो भी चलेगा, ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। आई थिंक जब ये फोन मैंने देखा, जब मैं गया था स्टोर पे, सैमसंग स्टोर पे, थोड़ा सा अलग लगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रिक फोन। एक अच्छी चीज ये थी कि इसका डिस्प्ले काफी अच्छा लगा मेरे को, दैट इज वन एडवांटेज। उसके अलावा आई थिंक मेजॉरिटी रीजन ये था कि क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले एंड द साइज ऑफ डिस्प्ले, ये 2 मेन रीजन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यूजेबिलिटी जो सैमसंग की वैसे भी बहुत अच्छी है। सो हाँ, ये 3 आई थिंक मेजर रीजंस थे। मतलब फर्स्ट आपका हो गया, मैं अब इसको एक पॉइंट वाइज क्लियर कर लेता हूँ। फर्स्ट आपका था डिस्प्ले, सेकंड यूजेबिलिटी आपने बोला जी, थर्ड क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले। क्वालिटी, मतलब फर्स्ट पॉइंट में ही आ गया ना, डिस्प्ले का क्वालिटी हो गया। नहीं, सो डिस्प्ले की साइज, अच्छा साइज बोलना, चंकियर है। सो आई थिंक नॉर्मल फोन से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा स्क्रीन है। ओके। आई थिंक 6.8 इंच है एज फार एज आई नो, व्हिच इज बिगर, आई थिंक प्रोबेबली द बिगेस्ट अब तक का। सो आई थिंक साइज ऑफ द डिस्प्ले मैटर्ड। तो आप कहना चाह रहे हो कि आपके लिए ये 3 मेजर फैक्टर्स थे, डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले का क्वालिटी एंड तीसरा कौन सा बोला आपने? यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी, मतलब यूजर इंटरफेस आपको पसंद आ गया, जो कि One UI है। तो इसमें One UI 6 है, राइट? जी, अभी अपडेट आया है। मैंने दिवाली के आसपास इस फोन को लिया था, अराउंड नवंबर, एंड अगले 1-1.5 महीने में, आई थिंक एक ही महीने में One UI 6 आ चुका था। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप जब S23 अल्ट्रा लेने की सोच रहे थे तब उस टाइम पे और कौन से स्मार्टफोन ब्रांड्स या मॉडल्स की तरफ आप देख रहे थे बिफोर बाइंग S23 अल्ट्रा? आई थिंक मैं एक्चुअली, जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, आई थिंक हमने इस पे एक डिस्कशन भी किया था। मैं गया था लेने iPhone 15 Pro Max, मैं खरीदने गया था स्टोर पे, एंड वहां से दैट मेरे ख्याल से वही एक फोन था जो मैं कंसिडर कर रहा था फॉर बाइंग। एंड उस रेंज में आई थिंक 2 ही फोन्स है, उसके अलावा इस रेंज में ज्यादा फोन्स नहीं है एज फार एज आई नो विद द प्राइस पॉइंट। तो ये जो प्राइस पॉइंट है, इस पे 2 ही फोन्स है। एक है iPhone 15 एंड दूसरा था S23 अल्ट्रा। सो यही दोनों ऑप्शंस थे और यही दोनों में से एक चूज करना था। तो मेरे को जैसे पता है और ऑडियंस आपको भी पता है कि ये हमारे साथ OnePlus के साथ जुड़े थे, मतलब OnePlus 8 Pro का यूजर रिव्यू के साथ जुड़े थे। तो आपने वो कंसिडर नहीं किया क्योंकि OnePlus का भी 11 सीरीज था, तो क्या आपको वो फ्लैगशिप कैटेगरी में नहीं लगा क्योंकि आपने एक आईफोन को ही चूज किया और सैमसंग को ही फ्लैगशिप में मतलब सिलेक्शन ऑप्शन में रखा? आई थिंक मेरे लिए, मैं यूज कर रहा था OnePlus पिछले अराउंड 8 साल से।
तो मैंने शुरू किया था 3T से, और 3T मेरा पहला OnePlus डिवाइस था। उसके बाद मैंने 5 खरीदा था, उसके बाद मैंने 8 Pro खरीदा था, उसके बाद मैंने 9R खरीदा था। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं Oxygen OS वाज लूजिंग इट्स चार्म। ओके। तो वो धीरे धीरे वो चार्म खत्म हो रहा था उसका। तो एक्चुअल स्टॉक एंड्रॉइड वाला जो फीलिंग था वो जा रही थी। एंड आई थिंक उस यूजर इंटरफेस से मैं भी बहुत ज्यादा ऊब गया था कि अब एक का एक यूजर इंटरफेस नहीं देखना है, तो चलन। सो दैट वाज मेजरली द रीजन कि मैंने OnePlus कंसिडर नहीं किया। दैट वाज वन रीजन। द अदर रीजन इज OnePlus में ये इशू मैंने नोटिस किया है कि ओवर द इयर्स आपकी बैटरी बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देती है। तो अगर आप उस फोन को 3 साल तक यूज कर लेते हो, उसके बाद उसका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन कर जाता है। सो दैट इज वन मेजर इशू दैट वी ऑब्जर्व। तो उसके बेसिस पे देन मेरे को लगा कि इट इज गुड टू लुक एट OnePlus के अलावा वाले ऑप्शन जो भी अवेलेबल है मार्केट में। तो दैट इनडायरेक्टली, इज द मेजर रीजन। हाँ, तो इनडायरेक्टली आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जो भी आप स्मार्टफोन ले रहे हो उसको टारगेट करते हो 3+ इयर्स यूज करने का। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है। एटलीस्ट 3 इयर्स। और आईफोन्स का रिजेक्शन का क्या आपने रीजन बताया? आईफोन को रिजेक्ट क्यों किया था आपने? मेरे को आईफोन को रिजेक्ट करने का मेरे पास 2 ही रीजंस थे। एक का स्विचिंग फ्रॉम एंड्रॉइड टू iOS। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज मैंने पर्सनली मेरे आसपास के लोगों को देखा है स्ट्रगल करते हुए, जो एंड्रॉइड से iOS में मूव किए हैं। ऑल्दो वो स्ट्रगल बहुत कम टाइम के लिए होता है, बट देन वो दैट स्ट्रगल इज रियल, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं iOS पे जो आप एंड्रॉइड पे कर सकते हैं काफी इजीली। सो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दैट वाज वन रीजन। और सम ऑफ द एग्जांपल आपको देना है उसमें? आई थिंक वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल इज ट्रू कॉलर यूज नहीं कर सकते। ओके। सो स्पैम कॉल्स अवॉइड नहीं कर सकते। दैट इज वन मेजर रीजन दैट कम्स टू माय माइंड। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, जैसे स्क्रीनशॉट लेना मुश्किल है उसमें। आप जैसे 2 बटन स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड्रॉइड में, दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट इन आईफोन। सो वो एक रीजन था बहुत बड़ा। एंड हाँ, आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये यूजेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है यूजर एक्सपीरियंस में। तो वो एक रीजन था। दूसरा रीजन था कि एप्पल का यूनिवर्स बनाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको एप्पल का यूनिवर्स बनाना है तो आपको फोन खरीदना होगा कुछ अराउंड 1.3 lakhs। एंड देन बाकी चीजें जैसे आपके हेडफोन्स हो गए, या आपको अगर एयरपॉड्स लेने हैं और उसके साथ अगर आपको एप्पल वॉच लेनी है तो आपको करीब 2-2.25 लाख रुपए चाहिए। ओके, तो बजट का वेरी एक्सपेंसिव। बजट का भी इश्यू आपको लगा। ठीक है, तो बजट की बात हो ही रही है, तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो आप बजट लेके चल रहे थे उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ा या वही बजट में आपका सारा काम हो गया? यार 1,20,000 या 1 लाख रुपए के फोन्स के लिए मैं बजट डिसाइड करके नहीं जाता, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने कोई बजट रखा नहीं था। इट वाज मोर लाइक कि आईफोन 15 खरीदना है, चलो जितने का भी आएगा देखेंगे। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। तो अपने आप में उस स्लैब में आ गया जहाँ पे यू विल हैव टू स्पेंड इतना अमाउंट टू बाय अ फोन। तो वो अपने आप हो गया कि मेरे को इतने पैसे में ही फोन खरीदना है या ये मेरा बजट है। ऐसा कोई बजट नहीं था ऑनेस्टली। बट अगर मैं आपको बताऊं कि आईफोन अगर 15 प्रो मैक्स का आप टारगेट कर रहे थे, मतलब फ्लैगशिप स्मार्टफोन को टारगेट कर रहे थे, तो वो 1 लाख प्लस जाता है। तो अगर आपने दिमाग में अगर 1 लाख ही रखा था तो ऑब्वियसली अगर आपका मन बनता आईफोन्स लेने का तो आपका बजट बढ़ जाता 1,40,000 या 1,50,000 के आसपास। तो आई थिंक मैं वो अमाउंट स्पेंड करने के लिए रेडी था। तो मैं थॉट यही लेके गया था कि अराउंड 1,30,000 या 1,40,000 इज समथिंग दैट आई हैव टू स्पेंड। And that was the thought which I went with, but eventually हुआ कुछ और। तो अभी क्या करते हैं, अभी प्राइस बता देना कि आपने कौन सा वेरिएंट लिया है और इसका कितना प्राइस पड़ा आपको। एंड डिड यू शॉप, मतलब आपने ऑनलाइन लिया या ऑफलाइन लिया? अगर आपने ऑनलाइन लिया तो क्यों लिया, अगर ऑफलाइन लिया तो क्यों लिया, मतलब वो भी बता देना। नहीं, आई थिंक ये फोन आप ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो एक यूजर एक्सपीरियंस या फिर जाके देखना और लुक एंड फील एंड समझना कि आपको वो फोन सही लग रहा है नहीं लग रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने विजिट किया था सैमसंग स्टोर इससे पहले 2-3 बार, और मैंने फोन को देखा था इन पर्सन एंड चला के देखा था कि ये अच्छा होगा नहीं होगा, पॉकेट में फिट होगा कि नहीं होगा। तो वो सारी चीजें मैंने देखी थी, एज एन डिस्प्ले, कैमरा, वो सब टेस्ट किया। सेम फॉर आईफोन, दोनों के लिए किया था। सो आई थिंक व्हेन आई बॉट इट, मतलब नवंबर में जब मैंने ये फोन लिया,
मैंने 512 GB वेरिएंट लिया है। तो दो आता है, 256 और 512। मैंने 512 लिया है। मेरे फोन का प्राइस आप समझ लो करीब करीब था 1 लाख इज व्हाट आई हैव स्पेंट एग्जैक्ट। तो कुछ डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह स्टोर की तरफ से आए ऑफलाइन स्टोर्स की वजह से? मतलब अगर यूजर का रिकमेंड करना है तो व्हाट यू विल रिकमेंड, मतलब ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन या ऑनलाइन ही रहना चाहिए? क्योंकि आजकल क्या होता है, ऑनलाइन बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, कार्ड ऑफर्स, बैंक ऑफर्स, ईएमआई ऑफर्स रहते हैं, कभी कभी बंडल ऑफर्स भी रहते हैं, कभी कभी कुछ ईयरफोन्स मिल गए और ऐसे सब, तो या बैक कवर मिल गया। आई थिंक एक चीज जो मैंने देखी थी कि सैमसंग जब फोन को लॉन्च करता है तो वो आपको बंडल ऑफर्स दे देता है, जिसमें आपका ईयरबड्स आ जाता है या फिर वॉच आ जाती है या फिर दोनों आ जाते हैं एट टाइम्स। तो वो जब लॉन्च ऑफर आता है तभी ही होता है। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। शायद ऑफलाइन अराउंड 2500 रुपीज के आसपास का डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस यानी कि ऑफलाइन स्टोर में ज्यादा पे करना पड़ेगा? ऑफलाइन, हाँ, ऑफलाइन में ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली अगर आप इस प्राइस का फोन बाय कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आप उस फोन को देखो, फील करो, देखो आप कैसा लग रहा है एंड देन आप खरीदो। राइट। यस। पर दूसरा एक ऑप्शन ये भी होता है कि जैसे आपने बोला फील करो, देखो मतलब कैसे चल रहा है वगैरह, तो वो तो हम लोग कभी भी स्टोर्स में जाके, ऑफलाइन स्टोर्स में जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट बेटर डील अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑर्डर भी कर सकते हैं ना ऑनलाइन से, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। कर सकता है। तो अगर आपने एक बार फोन जाके देख लिया है और आपको सही लग रहा है और सारे एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में सही है तो प्रोबेबली आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, दैट इज आल्सो डूएबल। बट ठीक है, आपका आपको ईएमआई ऑफर्स वगैरह जो भी है वो ऑफलाइन स्टोर्स पे भी आपको मिल जाता है। सैमसंग स्टोर्स पे भी मिलते हैं, बाकी किसी स्टोर से आप ले लोगे तो वहां पे भी मिलेंगे। बट ठीक है, आपका ओपिनियन भी सही है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि कैसा आपको सैमसंग का यूजर इंटरफेस लगा, स्पेशली द One UI 6। आई गेस आपको ज्यादा पता होगा रिसेंट अपडेट क्या है उसके बारे में, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सैमसंग अपने प्रीमियम स्मार्टफोन में तो यूजर इंटरफेस काफी बढ़िया देता है, बट बजट या मिड रेंज स्मार्टफोन्स में UI जो है वो लैग हो जाता है ओवर द टाइम। बट दिस इज नॉट द केस विद इट्स फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स। तो उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट थ्रो करना। जैसे कि आपने बोला कुछ अपडेट आया यूजर इंटरफेस का, तो अभी आपके स्मार्टफोन में कौन सा यूजर इंटरफेस है, मतलब वर्जन क्या है वो बता देना, और फिर उसका मतलब एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा शेयर करना कि कैसा था। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व जो किया है कि ये स्मार्टफोन में ऐप ड्रॉवर बोलते हैं जिसको, तो वो स्क्रोलिंग का इसमें एनिमेशन अलग है। एनिमेशन इन द सेंस वो स्क्रोलिंग साइडवेज होता है, जैसे नॉर्मली अभी बहुत सारे फोन में 90% फोन में वर्टिकली होता है, मतलब नीचे से ऐसे ऊपर स्वाइप करने का, बट इसमें साइडवेज है, हॉरिजॉन्टल है। उसमें कुछ आपको इशू लगा या कैसा एक्सपीरियंस है, वो सारा चीज एक्सप्लेन कीजिए। पहले वर्जन बता दीजिए One UI। वर्जन है One UI 6.0। 6.0 ओके। एंड ये अपडेट आई थी आई थिंक जैसे ही मैंने फोन खरीदा उसके आई थिंक 1 महीने के अंदर अंदर आ गई थी, मतलब दिसंबर 2023 को आ गया था। हाँ, उससे भी पहले आई थी। One UI 6 अभी करंट वर्जन है। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप एक्सपीरियंस पूछोगे, यूजर एक्सपीरियंस, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा, बट स्टिल अगर मेरे ओपिनियन में आप पूछोगे तो मैंने इतना ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया इसको, बट एवरीडे यूजेज में बहुत स्मूथ है। ऐप ड्रॉअर जैसे आपने बताया स्लाइड होता है, विच इज अ ग्रेट थिंग, तो बहुत सारे कस्टमाइजेशंस अवेलेबल है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जनरली क्या हो रहा है, ऐसे हम लोग स्वाइप करते हैं, जैसे रील्स को स्वाइप करते हैं वैसे पैटर्न में स्वाइप होता था, बट इसमें साइडवेज है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जो पहले लोग मतलब पहले स्मार्टफोन जो आते थे पुराने वर्जन स्मार्टफोन्स के, तो उसमें वैसा होता था, पर अभी सारे स्मार्टफोन्स ने ऐप ड्रॉवर्स को ऐसे वर्टिकली स्वाइप कर दिया, तो उसमें कुछ इश्यू है? हाँ, उसमें कुछ आपको इश्यू लगा? नहीं, I don't think वैसा कोई इशू है, बिकॉज यूजेबिलिटी, फ्रॉम एन यूजेबिलिटी पर्सपेक्टिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज जो One UI 6 में है वो इन द फोन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो इवन फॉर दैट मैटर जब हम डायनामिक आइलैंड की बात करते हैं आईफोन में, वो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल। सो वो एक ऑप्शन ऑलरेडी है जिसमें आपको नोटिफिकेशंस को, एक ऑप्शन है जिसको आपको ब्रीफ करना है। ब्रीफ करके एक ऑप्शन आता है नोटिफिकेशंस में, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको वैसे ही नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। बट द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो आपकी पूरी स्क्रीन का कलर चेंज होगा, या फिर साइड्स में, बिकॉज ये कर्व स्क्रीन है तो साइड्स लाइट अप हो जाएंगी, वो पर्टिकुलर डायनामिक आइलैंड वाले नोटिफिकेशन के पीछे कलर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है।
ओके ओके ठीक है। तो मतलब यूजर एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका बेटर है, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब क्योंकि आपने प्रीवियस फोन जो वन प्लस का 8 प्रो ही था आपका प्रीवियस फोन, राइट? 9R। 9R था, ओके ओके, उसके बाद में आपने 9R लिया था, ओके। तो 9R जी। से इसमें आपने स्विच किया, तो फिर यूजर एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंस? मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेटर है या नहीं है। हाँ, इसको एज पार हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, डेफिनेटली। एट पार, ओके फाइन फाइन। और कुछ आपको कहना है उसके ऊपर, यूजर इंटरफेस? ऑल्दो हम्म, जस्ट एक चीज जो मेंशन करनी है वो ये स्टॉक एंड्रॉइड जितना क्लीन नहीं है। अच्छा। सो बहुत सारे सैमसंग प्रीलोडेड ऐप आते हैं इस पे। फॉर एग्जांपल लॉक्स आ जाता है, सो वॉलेट आ जाता है। एक बहुत गंदी चीज इसकी ये है कि आपको ये बार बार नोटिफिकेशन देगा सैमसंग स्टोर यूज करने के लिए, गैलेक्सी स्टोर ओके। एंड नॉट प्ले स्टोर, राइट? सो आपको बार बार नोटिफिकेशन आएंगे कि यहाँ पे इस ऐप का एक अपडेट पेंडिंग है, तो आपको वो अपडेट कर लेना चाहिए एंड सो। एग्जैक्टली काउंट किया है कि ऐसे कौन से एडिशनल एप्स प्री इंस्टॉल्ड आए थे आपके स्मार्टफोन में? नहीं, बहुत काउंट तो नहीं किया है मैंने, बट है कुछ अराउंड आई थिंक 4 या 5 तो मैंने देखे थे जब मैंने ओके, फोन 4 to 5, मतलब दैट्स वेरी मिनिमम, मतलब, और वो भी सैमसंग के ही बोल रहे, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर फोन्स बट जो। फ्रॉम अ यूजेबिलिटी हम्म, आई थिंक वो एप्स भी आपको काम ही आएंगे, बट द प्रॉब्लम है वो प्रीलोडेड है। सो फॉर एग्जांपल सैमसंग वॉलेट में यूज करो, सो या तो यूजफुल ऐप्स है, तो इतना उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एज अ यूज़र, अगर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। राइट राइट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन एस पेन के रिलेटेड है, तो मेरे को प्रतीक फटाफट से बताना कि 100 आउट ऑफ कितने टाइम्स आपने एस पेन को निकाला स्पेशली उसको यूज करने के लिए, और क्या इसका एक्चुअल यूज है भी या सिर्फ एक फैंसी चीज है जो कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट करता है आपके यूजेस को? मतलब एस पेन अगर नहीं भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आई गेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग देखने में चीज बहुत अच्छी लगती है, मार्केटिंग के लिए भी चीज बहुत अच्छी लगती है, बट फ्रॉम अ यूजेबिलिटी स्टैंड पॉइंट मेरा यूजेज सिर्फ नोट्स लेने के लिए है। सो देयर आर टू मेजर यूजेस, मैं दो ही चीजों के लिए यूज करता हूँ उसको। एक है नोट्स लेने के लिए, दूसरा अगर आपको फोटोज क्लिक करनी है, अगर आपको सेल्फी क्लिक करनी है, रिमोट फोटो, जैसे अगर ऐसे रिमोट पकड़ फोटो। के रखा हुआ है तो वो आप कर सकते हो। बस ये दो मेजर यूजेस हैं, आगे कुछ नहीं है। अगर आपको कोई एंगल फिक्सेटेड रखना है या फिर उस एंगल से आपको हटना नहीं है व्हाइल क्लिकिंग अ फोटोग्राफ, तो ये चीज काम आएगी आपको। ओके, तो बेसिकली आप रिमोट फंक्शन जो है वो ज़्यादा करके यूज़ कर रहे हैं, एंड नोट टेकिंग वाला फंक्शन जो है ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब इसका अगर शॉर्ट में अगर समरी एस पेन का बताना चाहूँ, तो अगर क्रिएटर हो या आर्टिस्ट हो, ड्राइंग वगैरह करते हो, तो उसमें ज़्यादा यूजेस हो सकता है, ऐसे मेरे को लगता है। बाकी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आई गेस मेजर तो नोट्स एंड फोटो वीडियोस में ही यूज़ होगा एस पेन का, नहीं तो ज़्यादा यूजेस नहीं होता है। मतलब ऐसे कितने बार होता है कि मतलब ऐसे एस पेन यूज़ करने के लिए निकालो, ऐसे कुछ होता है कि उसकी ज़रूरत है, निकालना पड़ेगा ये चीज़ के लिए, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। अगर आप नोट्स ले रहे हो तब ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है तो आप जैसे ही, अगर आप ये देखोगे और अगर आप जैसे ही इससे एस पेन निकालोगे तो एक ऑप्शन आएगा आपको जिसका नाम है पेन अप, और वो मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। तो उस ऑप्शन में जब आप एंटर करते हो तो आप यूज कर सकते हो उसको ड्राइंग के लिए विद डिफरेंट कलर्स एंड ऑल। ओके। वो एक यूजेबिलिटी सैमसंग ने क्रिएट करके दी है, बट देन हाउ मच पीपल विल यूज इट वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। बट हाँ, पर अगर आर्टिस्ट रहेगा तो दैट विल बी गुड फॉर हिम, मतलब ड्राइंग वगैरह करने या के लिए। ठीक है, तो चलिए एस पेन के बारे में तो ये हो गया। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो हम लोग अगेन इनके साथ कनेक्ट करके और इसके बारे में पूछ सकते हैं। अभी सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्प्ले के रिलेटेड, कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा S23 अल्ट्रा के साथ में वाइल वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस या OTT एप्स? क्या वाइडर एंड बिगर डिस्प्ले हेल्प करता है टू एनहांस योर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस? सो आई थिंक प्रॉबेबली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बिकॉज मेरा डेटा कंजम्पशन या फिर आप बोल सकते हो कि वीडियो कंटेंट कंजम्पशन इज वेरी हाई, विच इज व्हाई आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं इसको चूज करूं, क्योंकि डिस्प्ले का साइज इज वेरी बिग। नंबर वन, कलर्स आर वेरी विविड, वेरी क्लियर, वेरी क्लीन, बहुत अच्छे कलर्स दिखते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है तो अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका स्टेबल है तो इफ यू आर वाचिंग द वीडियो एट 1080p तो आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी और बहुत क्रिस्प मिलेगी। आई थिंक प्रोबेबली सैमसंग से बेटर डिस्प्लेस कोई बनाता नहीं है। आई थिंक वो लोग डिस्प्लेस प्रोड्यूस करते हैं बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सो दैट आल्सो वी नो। इनफैक्ट गूगल के और इन सर्टेन केसेस आईफोन के भी डिस्प्लेस सैमसंग बनाता है। सो आई थिंक इससे बेटर डिस्प्ले नहीं हो सकता। आई थिंक
अगर हाईलाइट करना हो सबसे बेस्ट चीज, देन मैं बोलूंगा कि probably display is the best thing for the S23 Ultra. 7th क्वेश्चन है साइज के बारे में। डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे, बट स्मार्टफोन का साइज काफी बढ़िया है, अराउंड 6.8 इंच के आसपास। तो इसको होल्ड करने में, स्पेशली ऑपरेटिंग विथ वन हैंड या कैरिंग इट अराउंड इन योर पॉकेट, डिड यू फेल्ट लाइक इट विल ब्रेक ड्यू टू दिस ह्यूज साइज ऑफ इट्स डिस्प्ले? हाँ, यूजेबिलिटी में अगर आप ये बोलोगे कि आप सिंगल हैंड से अगर इसको यूज कर पाओ तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो इट इज डिफिकल्ट कि आप फोन के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे विदाउट यूजिंग योर सेकंड हैंड, सो यू माइट हैव टू यूज दो हाथ। बट इसमें यूजर इंटरफेस में वन हैंड यूजेस ऑप्शन भी आता है, तो आप वो यूज करते हो क्या? मतलब आपको लगता है उसका यूज करने का कि टू हैंड्स इज बेटर, मतलब चॉइस, वो एक्सपीरियंस अच्छा है? मेरे को पर्सनली वो चीज अच्छी नहीं लगती, तो वो स्क्रीन को और दिख रहा होता है वो छोटा कर देता है, सो दैट बिकम्स अ लिटिल, मतलब मेरे लिए वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं वो फीचर यूज नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ फिर दोनों हाथ से यूज करना rather than using one hand feature. So, बाकी कर्व डिस्प्ले है तो गिरने का चांसेस और टूटने का, उसका कुछ आपको फियर वगैरह ऐसे कुछ नहीं? यार आई थिंक इतने महंगे फोन में वो फियर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, बट ठीक है, मतलब मैं उसको कवर के साथ यूज करता हूँ, so इतना ज्यादा डर नहीं है। एंड एक्सीडेंटल टचेस? एक्सीडेंटल टचेस नहीं है, आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी एक्सीडेंटल टचेस। ओके, मतलब अगर स्क्रीन पे टच हो भी जाता है देन द फोन इज स्मार्ट इनफ कि वो आइडेंटिफाई कर ले कि एक्सीडेंटल टच है कि नहीं, सो वो अच्छा ऑप्शन है। 8th क्वेश्चन है गेमिंग के ऊपर, और मेरे को पता है हम लोग वीकेंड पे साथ में गेमिंग करते हैं, बट हमारे ऑडियंस के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट थ्रो करना कि ये स्मार्टफोन गेमिंग के मामले में कैसा है। हालांकि सैमसंग भी इसको गेमिंग के हिसाब से मार्केट नहीं करता है, बट इसका प्रोसेसर ही इतना बढ़िया है, इसकी वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस लोगों को जरूर जानना होगा। ऑल्सो मेंशन कि व्हाट टाइप्स ऑफ गेम्स यू प्ले, मतलब स्टोरी मोड खेलते हो, FPS ज्यादा गेम्स खेलते हो, किस टाइप्स के गेम्स में आपको ज्यादा मजा आता है? आई थिंक द रीजन कि सैमसंग ने इसको गेमिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करी इज बिकॉज ये चिप ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। फ्रॉम अ गेमिंग परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव आई थिंक ये फोन देयर इज नो लैग, कोई भी लैग नहीं है, जो इमेजेस दिखते हैं फ्रेम्स ड्रॉप नहीं होते, कोई इश्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ कलर्स बहुत विविड दिखते हैं। जो गेम्स मैंने खेली हैं वो है, सो मैं बहुत ज्यादा COD खेलता हूँ, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जी। मैं बहुत ज्यादा BGMI खेलता हूँ, मैं बहुत अलग टाइप की गेम्स जो स्टोरी मोड की है, लेट्स से गेंशिन इम्पैक्ट भी मैंने खेली है। सो आई थिंक प्रॉब्ली हीटिंग भी नहीं दिखी मेरे को, सो प्रोसेसर हीट भी नहीं करता बहुत ज्यादा, इवन आफ्टर प्लेइंग फॉर 1 घंटे तक खेलना या बहुत लॉन्ग आवर्स भी हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडली एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं, कलर्स बहुत क्रिस्प, देखने में बहुत क्लियर, एंड आई थिंक इससे बेटर परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा किसी चिप का, एटलीस्ट फ्रॉम अ गेमिंग पर्सपेक्टिव अब तक। तो ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि वी एक्चुअली प्ले टुगेदर ऑल्सो, तो हम लोग BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह ऐसे खेलते हैं वीकेंड्स वगैरह पे। हाँ, तो यस, गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोसेसर अच्छा है तो बढ़िया आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे कैमरा लवर्स के लिए, स्पेशली जो ज्यादा करके सोशल मीडिया के लिए फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं उनके लिए है। तो इसका आप मेरे को फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस बताना। ऑल्सो क्या आपने इसका स्लो मोशन ट्राई किया है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया आता है। इसके अंदर प्राइमरी कैमरा इसमें कुछ 200 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। तो कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस? मतलब मेरे को पता है कि एज अ प्रोफेशनल यू डोंट यूज ये, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा करके यूज करते हैं, या फिर किसी को सोशल मीडिया पे अगर डालना वगैरह है तो ज्यादा करके ये यूज होता है, कैमरा का यूजेस इतना नहीं होता है। पर फिर भी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एक फ्लैगशिप फोन का, कैसा कैमरा है? आई थिंक इस चीज पे बहुत लोग गालियां देंगे मेरे को, क्योंकि लोग ये फोन खरीदते ही कैमरा के लिए, और मेरा कैमरा का यूजेज बहुत ज्यादा नहीं है। बट आई थिंक वन थिंग जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जूम इन करके बहुत सारे इमेजेस लिए हैं मैंने, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये इमेजेस बहुत ज्यादा क्लियर दिखती हैं, एटलीस्ट 50 मेगापिक्सल, 70, 75 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल तक, एंड इमेज बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस होती है एंड बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है अगर आपको क्लियर आउटपुट चाहिए तो। एक चीज जिसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ वो है जूम इन करके देखना कि वहां क्या लिखा हुआ है। सो देयर आर टाइम्स अगर मेरे को बहुत दूर देखना
देखना है कि क्या लिखा हुआ है तो मैं उसके लिए यूज करता हूँ उसको। आई डोंट थिंक किसी ने इस तरीके से यूज किया होगा इस कैमरा का, बट मैं इस तरीके से यूज करता हूँ। आई थिंक सेल्फी कैमरा इज प्रीटी गुड। बहुत अच्छे कलर्स, बहुत अच्छी क्लैरिटी। फ्रॉम अ लेमन पर्सपेक्टिव आई थिंक मेरे को कैमरा का यूजेज इतना नहीं है, बट जितना है उसमें ये सुपरलेटिव। सो आई थिंक देयर इज नो डाउट कि ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरास। मतलब इन शॉर्ट आप टोटली सेटिस्फाइड हो कैमरा एक्सपीरियंस से। तो ये आपने फोटोज के बारे में बताया, तो व्हाट अबाउट वीडियोस? मतलब वीडियोस आपने कभी खींचे या उसके साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा? और so इसमें कुछ स्लो मोशन भी आता है, तो स्लो मोशन डिड यू ट्राइड? मैंने स्लो मोशन तो ट्राई नहीं किया है, बट मैंने वीडियोस लिए हैं। बट ये वीडियोस अगर मैं एक वीडियो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वो आप देख लीजिएगा। ये जो वीडियोस मैंने लिए थे, वन गुड थिंग इज कि आप कितना भी मूव कर रहे हो बट आपकी फ्रेम मूव नहीं करेगी। सो इमेज स्टेबलाइजेशन इज प्रीटी गुड, विच इज व्हाट आई फील वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चीज नॉर्मली OnePlus में नहीं होती है। मतलब बहुत मुश्किल है वो चीज अचीव करना, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। सेकेंडली आई थिंक अगेन इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी इट इज वेरी गुड, बट मेरे जो साथी हैं जो मेरे साथ काम करते हैं उनके पास, जिनके पास आईफोन है, उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा, जब कलर्स की बात की जाए तो वो थोड़ा सा डिफरेंटली प्रोसेस करता है। सो आई थिंक वीडियोस कंपैरिजन में आईफोन्स आर अ लिटिल बेटर, बट फोटोज में आई थिंक सैमसंग S23 इज टू गुड। तो कैमरा डिपार्टमेंट में तो समझ गया, हम लोग का आइडिया आ गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है बैटरी, क्योंकि यहाँ पे बिगर, ब्राइटर एंड अराउंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो बैटरी कंजम्पशन भी काफी ज्यादा होगा। तो इसका बैटरी ड्रेन एंड चार्जिंग जो टाइम है उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट थ्रो करना, एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा विथ इट्स बैटरी वाइल डे टू डे यूजेस या फिर कॉलिंग और गेमिंग? आई थिंक इसको स्क्रीन ऑन टाइम के तरीके से देख सकते हैं। तो मेरा स्क्रीन ऑन टाइम जनरली ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे के आसपास होता है, एंड उसमें से कुछ टाइम म्यूजिक या मैप्स या वो सारी चीजें भी होती हैं। तो मतलब आप स्क्रीन पे देख नहीं रहे हो, वो बैकग्राउंड में चल रहा है या ऐसा कुछ ऑफ सॉर्ट्स, तो वो भी आइडियली तो आपके स्क्रीन ऑन टाइम में कैलकुलेट हो ही जाता है इन अ वे। अगर आप YouTube ऑफलाइन देख रहे हो, क्योंकि मैं YouTube प्रीमियम यूज करता हूँ, तो YouTube अगर आप ऑफलाइन देखते हो तो वो भी एक चीज है जो कैलकुलेट हो जाती है उसमें। ओवरऑल तो एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व करी जब मैंने फोन लिया, तब इस फोन पे क्लियरली, अगर आप बैटरी के सेक्शन में जाओगे, वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर यूजेज पैटर्न। तो फोन कम से कम 1 हफ्ता लेता है आपकी यूजेज पैटर्न समझने के लिए कि आप कैसे यूज कर रहे हो, कौन से टाइम पे आपका यूजेज सबसे हैवी है, कौन से टाइम पे आपका यूजेज ओके है या नहीं है या लो है। तो उस तरीके से वो जज करना शुरू करता है, एंड देन उस हिसाब से आपकी बैटरी का प्रॉबेबली, जैसे अप डाउन उस पर डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। तो कुछ एप्स हैं जिनको बहुत टाइम से अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो स्लीप में चले जाते हैं, और कुछ एप्स जो आप बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हो वो डीप स्लीप पे चले जाते हैं, ताकि वो आपकी बैटरी यूज ना करे। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन, बट वो धीरे धीरे आता है। और आई थिंक 1 महीने के टाइम में वो फोन आपको अडेप्ट कर लेता है, समझ लेता है आपका बिहेवियर, आपका यूजेज पैटर्न, आप कौन से ऐप सबसे ज्यादा यूज। बट विद द यूजेज दैट आई हैव, जो मेरा यूजेज है, मैं इसको 85% के ऊपर चार्ज नहीं करता। तो एक ऑप्शन आपको फोन में ये भी आता है कि 85% से ऊपर आप चार्ज मत करो। जैसे ही आप उसको टॉगल करते हो, 85% से ऊपर आपका फोन नहीं चार्ज, वो बाय डिफॉल्ट कट ऑफ हो जाएगा। तो उससे इनडायरेक्टली आपका बैटरी लाइफ भी बढ़ जाता है, मतलब ड्यूरेबिलिटी उसका बढ़ जाता है। करेक्ट। बट मेरे केस में मेरे को इसको 2 बार चार्ज करना पड़ता है। वंस जब मैं ऑफिस तक जाता हूँ, मॉर्निंग में चार्ज किया हुआ होता है, एंड इवनिंग में जब मैं वापस घर आता हूँ तब मेरे को थोड़ा चार्जिंग पे लगाना पड़ता है उसको। बट सुबह में कितने बजे चार्ज करते हो? सुबह मैं नहीं करता हूँ, मैं रात को चार्जिंग पे रख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो वैसे भी डिस्चार्ज बैटरी कट ऑफ हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ लो 8 बजे से मैं अपना फोन यूज करना शुरू करता हूँ, और ये चलता है करीब आप समझ लो 6 बजे तक इन दी इवनिंग। 5 या 6 आप ये पकड़ के चलो, 5 या 6 के विंडो में मेरे को वापस से इसको चार्ज करना पड़ता है। उस टाइम पे बैटरी कितना परसेंटेज रहता है अप्रॉक्स? उस टाइम पे अराउंड 20% रहती है, बिटवीन 15 to 20% हो जाती है, और तब मेरे को वापस से इसको चार्ज करना पड़ता है। एंड ये यूजेस में गेमिंग रहता है, नॉन गेमिंग रहता है, कॉल्स कितने रहते हैं?
वो कैसा रहता आई थिंक कॉल्स सबसे ज्यादा होता है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में जहां मैं ऑफिस में रहता हूँ, है? वहां पे सबसे ज्यादा कॉल्स होते हैं। नंबर्स या अगर फिर बताना चाहो तो कॉल्स के। बहुत ज्यादा वेरी करता है, बट आई थिंक लॉन्गेस्ट कॉल्स भी होते हैं कुछ, बिकॉज नहीं ऑफिस तो के कॉल्स हाँ मेरे को, बहुत लंबे चलते हैं। हाँ मेरे को ऑडियंस के लिए सिंप्लीफाई करना है कि जैसे एक नॉर्मल यूजर है जिसको मान लो 3 से 4 कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स बोलो या ऐसे कुछ, ठीक है, और पूरा दिन यूज कर रहा है, बाकी यूजर्स भी नॉर्मल ऐसे कैजुअल यूजर्स है, इतने ज्यादा यूजर्स नहीं, कभी कभार रील्स देख लिया, शॉर्ट्स देख लिया, यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया, बीच में कभी ओटीटी ओपन कर लिया, ठीक है, फिर बीच बीच में वापस 3 to 4 कॉल्स एंड मैसेज, बस उतना किया, तो वो यूजेस पैटर्न पे कितना बैटरी लाइफ मिल सकता है? आई थिंक वही मेरा भी यूजेज पैटर्न है। जस्ट फर्क ये है कि मेरे जो कॉल्स होते हैं वो रफली पहुंच जाते हैं 15-20 कॉल्स इन दैट इंटरवल। और वो थोड़े से, अगर एवरेज ड्यूरेशन में बताऊं तो आपको 4-5 मिनट का एक कॉल तो चलता ही है। Okay. अगर वो ऑफिस का कॉल है तो कभी कभी उतना उतना हो जाता है। सो उस पे अगर आपके यूजेज पैटर्न पे जो आपने पूछा तो अराउंड 30-35% बच जाए शाम को 5 बजे तक। ओके। मेरे यूजेज पैटर्न में अराउंड 20 तक चला जाता है वो नीचे। यस। हाँ क्योंकि गेमिंग के साथ तो ऑब्वियसली 1 घंटा 2 घंटा अगर गेमिंग करोगे तो उसको मल्टीपल टाइम चार्ज तो करना ही पड़ेगा, तो उसको हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, नॉर्मल यूजर्स को ही कंसिडर करें, तो ठीक है। तो मतलब बैटरी से ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो या मतलब ऐसे कुछ है प्रॉब्लम आपको कि आपको आपका वन प्लस ही बेटर लग रहा था? नहीं, वन प्लस की बैटरी तो बहुत हॉरिबल थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर जाती थी। अगर मैं उसको, वो बेसिकली 3 घंटे के यूज में पूरा ड्रेन हो जाता। बट जब नया, 4 घंटे। हाँ जब नया लिया था तभी सेम सिचुएशन था कि ओवर द टाइम हुआ आफ्टर 3 years या 2 years? नहीं, ओवर द टाइम, बट स्टिल वन प्लस को मैं 2 बार चार्ज करता था दिन में विद सिमिलर यूजेज पैटर्न। बट एक चीज ये भी थी कि जो बैटरी चार्ज करने का टाइम था वो कंसिडरेबली वन प्लस में कम था, बिकॉज ऑफ वॉप चार्जिंग, और वो बहुत जल्दी चार्ज होता था क्योंकि 60 वॉट का वॉप चार्जिंग था एंड बहुत जल्दी चार्ज कर लेता था वो। इसमें 45 वॉट का चार्जर है जो मैंने खरीदा है, तो ये आपको अलग से खरीदना होता है, कुछ 4-4.5 हजार रुपए अलग से लगता है, तो वो मैंने लिया है अलग से। तो मतलब आप ऑडियंस को ये कहना चाहते हो, जो प्रोडक्शन ऑफ द वीडियो में था कि प्राइसिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो आपने बोला था कि आपको 1 लाख का स्मार्टफोन लेना था, आपने 1 लाख तो स्पेंड कर लिया, पर 4,000 एक्स्ट्रा आपको चार्जर के लिए भी स्पेंड करना पड़ा, आप ये बोलना चाह रहे? नहीं, एक्चुअली मेरे एक्चुअल फोन का जो वैल्यू था वो कम थी। मैं जो ओवरऑल पूरा वैल्यू मैंने स्पेंड किया है उसमें 1 लाख में चार्जर भी आ जाता है, सो वो मैंने चार्जर उसमें ही इंक्लूड करके ले लिया था। ओके, मतलब इसका मतलब यू गॉट सम ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स और सब कुछ मिला के आप बोल रहे हैं? हाँ, लाइक दिवाली डिस्काउंट जो HDFC कार्ड्स पे और जो चल रहे थे उस पे से मैंने लिया था, तो आई गॉट एन इंस्टेंट कैशबैक 5,000 का, वो मेरा चार्जर कवर हो जाता है। ओके ठीक है, और कुछ आपको बैटरी के रिलेटेड एंड चार्जिंग के रिलेटेड बताना है तो बता दीजिए। इतना ही कि 45 वॉट्स का चार्जर है, तो इसको चार्ज करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर आप वन प्लस देखोगे तो वो शायद 20-25 मिनट में आपको 50-60% बैटरी दे देता है, बट इसको आपको करीब 45 मिनट्स देने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने। तो वो एक डिफरेंस आपको फील होगा जब आप वन प्लस से या सैमसंग पे शिफ्ट कर रहे हो या किसी और स्मार्टफोन पे शिफ्ट कर रहे हो जिसकी वॉप चार्जिंग नहीं है। बेसिकली ऑल चाइनीज मेक स्मार्टफोन, जैसे ओप्पो हो गया या वन प्लस हो गया या और कोई हो गया, उनका चार्जिंग जनरली अगर आप देखोगे तो बहुत फास्ट होता है। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व होगी, बट आई थिंक मेरे को ये लगता है कि लॉन्गर रन में इट इज गुड, बिकॉज वो लोग भी सोच समझ के इतने महंगे फोन में 45 वॉट्स इसलिए दे रहे हैं कि बैटरी डैमेज ना हो, क्योंकि ओवर द टाइम अगर उसको बहुत ज्यादा जल्दी आप चार्ज कर भी रहे हो तो बैटरी की लाइफ खत्म होती जाती है, एंड दैट इज द रीजन 3 साल के बाद मेरे को वन प्लस में इतने सारे इश्यूज आ जाते हैं बैटरी चार्जिंग। तो मतलब ड्यूरेबिलिटी का खास इसमें ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th पॉइंट आता है स्टोरेज एंड रैम के बारे में। हालांकि इनिशियली हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया है, बट मेरे को ये पूछना है कि क्या आपको लगता है जितने पैसे आपने पे किए उतना स्टोरेज अप्रोप्रिएट है? क्योंकि इसके अंदर आप SD कार्ड से इंटरनल स्टोरेज बढ़ा भी नहीं सकते हैं, एंड सेकेंड, जैसे आईफोन्स में आप मल्टीपल एप्स बैकग्राउंड में रन करके रखते हो तो उसको अराउंड 7 to 8 डेज के बाद में भी ओपन करते हो तो मोस्टली वहीं से ओपन हो जाता है, एंड बहुत ही हैवी अगर ऐप रहेगा तो वो रीलोड हो जाता है, बट बैकग्राउंड में वो किल नहीं होता है। तो S23 अल्ट्रा में रैम मैनेजमेंट कैसा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा लाइट थ्रो करना। आई थिंक बैकग्राउंड से वो किल तो नहीं हो रहा है और ना ही रीलोड। सो अगर आप किसी ऐप को उस जगह पे छोड़ देते हो
तो अनलाइक आईफोन ये हर बार आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है कि वो आप हर एक ऐप और हर बार आपने उसको छोड़ दिया तो वो हर बार आपको उसी जगह ले जाएगा। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके केस में, बट कुछ कुछ एप्लीकेशंस में पॉसिबल है और ये होता है। सो रैम मैनेजमेंट इज प्रीटी गुड दैट वेज, कोई ग्लिच नहीं है, इट्स वेरी स्मूथ एंड जहां पे आप हो वहां पे वो आपको ले भी जाता है। बट इन सर्टेन केसेस अगर वो बहुत हैवी है और एप्लीकेशन बहुत हैवी है जी। एंड सेकेंडली अगर आपने बैटरी रिलेटेड कुछ कुछ सेटिंग्स करके रखी हैं जहां पे आप ये नहीं चाहते कि आपकी बैटरी बहुत ज्यादा यूज हो, तो वो अपने आप किल भी कर देते उन apps, अगर वो बहुत ज्यादा यूजेज में नहीं है तो। सो दैट वेज एक्चुअली स्मार्टफोन अगर आप उसको बोलोगे तो वो स्मार्ट है, तो उस तरीके का रैम मैनेजमेंट सिस्टम है। एंड बिकॉज वो बहुत ज्यादा बैटरी यूज भी करेगा इन वे, अगर आप देखने जाओ तो अगर बैकग्राउंड वाले एप्स हैं तो आपको किन किन चीजों में नोटिफिकेशन आता है और कुछ चीजों में शायद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर ऐप आपकी बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहा है। सो अगर आपको डू यू वांट टू रिमूव इट फ्रॉम द बैकग्राउंड तो वो आप निकाल सकते, तो वो अपने आप ही निकल जाता है अगर आपको उसका यूज नहीं है तो। ऑब्वियसली नॉट एज एफिशिएंट एज आईफोन, क्योंकि उसको अगर आप जहां पे छोड़ोगे वहां पे वो ले जाएगा, अग्रीड, रैम मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट लेवल है, बट इसका भी अगर आप मतलब हम बोल सकते हैं 19-20 उतना ही डिफरेंस। ओके। एंड स्टोरेज पर्सपेक्टिव से दिस इज अ 512 GB। यार मैंने स्टोरेज पे तो मतलब मेरा 256 ऑलमोस्ट फुल हो गया था वन प्लस। तो मेरे को पता था कि अगर मेरे को 3 साल तक इस फोन को यूज करना है देन मेरे को थोड़ा और ज्यादा अपग्रेड लेना ही पड़ेगा, व्हिच इज व्हाई मैंने 512 यूज किया इंस्टेड ऑफ 256। तो मतलब अगर स्टोरेज की बात करें तो जितना आपने प्राइस पे किया है, क्या उसके हिसाब से इज दिस गुड? मतलब जो आपको मिल रहा है 512 मिल रहा है, इसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड डालने का कुछ ऑप्शन वगैरह नहीं है, जितना है स्टोरेज उतना ही है। मतलब आपका अगर नीड्स बढ़ता भी है तो उसको आप एक्सपांड भी नहीं कर सकते एक 1 TB का मेमोरी कार्ड वगैरह डाल के। तो ये सारी चीज़ें, तो जितना आपने पैसा भरा है उससे आप ये स्टोरेज मिल रहा है आपको, वो सेटिस्फाइड हो आप? ऑब्वियसली स्टोरेज तो ज़्यादा ही हमेशा जितना ज़्यादा रहेगा वो रहता है, बट फिर भी हाँ मतलब आप कभी उस क्वेश्चन पे या फिर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। बट द पॉइंट इज कि जितना ज्यादा स्टोरेज होगा उतना आपको कम पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। और वो ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक उस फोन को यूज कर रहे हो। तो अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल, आई थिंक मैक्स 4 साल 5 साल, आई थिंक उसके बाद ये भी फुल होना शुरू हो जाएगा 512। बट अब 5 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है ये पता नहीं है। हो सकता है तभी 1 TB के फोन भी आ जाए, उससे भी हायर आ जाए, या फिर हो सकता है कि क्लाउड इतनी बड़ी चीज बन जाए कि आपको मेमोरी की जरूरत रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो सारी चीजें भी। बट वो प्राइस से कंपेयर करें तो इज इट गुड? मतलब जितना आपने पे किया है यार अगर अनफेयर है थोड़ा, बट मतलब द क्वेश्चन इज अ लिटिल अनफेयर, बट मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर मैं बोलूं कि प्राइस इतना दिया है तो ज्यादा होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा हाँ होना चाहिए, एटलीस्ट 1 TB। एटलीस्ट 1 TB तो ओके। यस ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन ये है कि आपका इसके साथ में कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा था, प्लस इसमें ई सिम फैसिलिटी भी है, तो ई सिम क्या आपने कभी यूज करने का सोचा? उसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दीजिए। मैं यूज करता हूँ जियो और एयरटेल, ड्यूअल सिम है, बट दोनों ही नेटवर्क्स, कुछ जगह पे जियो नहीं चलता, कुछ जगह पे एयरटेल नहीं चलता, बट जितना चला है उतने में आई थिंक प्रोबेबली द एक्सपीरियंस हैज बीन ब्रिलियंट। वॉइस क्लैरिटी, मेरे को सुनने में वॉइस क्लैरिटी और सामने वाले को मेरी आवाज में वॉइस क्लैरिटी बहुत क्लियर एंड बहुत डिफाइंड है। तो उस चीज पे तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मैं इसको ब्लूटूथ के साथ ही यूज करता हूँ, बट अगर मैं इसको ब्लूटूथ के साथ ना भी यूज करूं उसके बाद भी बहुत ही ज्यादा अच्छा साउंड आ जाता है अगर आप उसको फुल वॉल्यूम पे रखते हो। मैं तो उसको फुल पे रखता भी नहीं हूँ, मैं 2 पॉइंट लोअर रखता हूँ क्योंकि उतना ही सफिशिएंट है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से उस सेक्शन में तो कोई इशू है ही नहीं। तो मोस्टली आपने जैसे मेंशन किया कि आप ईयरबड्स के साथ में यूज करते हो, तो इसका जो मोबाइल का उस पे अगर आपने ट्राई किया तो उसका क्वालिटी भी सही लगा आपको? उसमें कुछ इशू नहीं लगा? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें ई सिम सपोर्ट भी है, तो अगर आपको कुछ उसके ऊपर बताना है कि मतलब आपने कभी एक्सपीरियंस किया उसको, और अगर करना है नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, वैसे कुछ आपको बताना है तो आप बता सकते हो। सिम के बारे में मैंने इतना सोचा नहीं है, ना ही मैंने कभी यूज किया है, ना ही ऐसा कोई, मतलब मेरा कोई ये नहीं है कि यूज नहीं करना है, बट देन probably
अब तक मैंने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में इतना। 13 पॉइंट स्पीकर के ऊपर है, मतलब इसका माइक का क्वालिटी प्लस इसका ईयर प्लीस का क्वालिटी कैसा है। एंड वाइल मल्टीमीडिया कंजम्पशन स्पेशली वॉचिंग वीडियोस थ्रू इट्स एक्सटर्नल स्पीकर्स या फिर लिसनिंग म्यूजिक ऑन इट्स एक्सटर्नल स्पीकर्स या फिर ब्लूटूथ से अगर आप यूज कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, सारा चीज यहाँ पे बता देना। इन शॉर्ट ओवरऑल इसका ऑडियो सेगमेंट में कैसा परफॉर्मेंस है उसके बारे में बता देना। तो कैसा है इसका स्पीकर एक्सपीरियंस? आई थिंक स्पीकर एक्सपीरियंस मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है स्पीकर को, बट स्टार्टिंग में जितना मैंने यूज किया था आई थिंक इट इज लाउड इनफ। तो मेरे को हमेशा वॉल्यूम 2 पॉइंट नीचे ही रखना पड़ा है बिकॉज उतना लाउड है, सो डिसेंटली लाउड। ये नहीं है। हाँ, ऑल्दो मैं फोन्स को कभी कभी स्पीकर पर डालता हूँ बात करते हुए, तो एट टाइम्स वो किया है मैंने। आई थिंक क्लैरिटी, लाउडनेस इज गुड इनफ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो मतलब ऐसे फटने वगैरह का ऐसे कुछ साउंड आया लाउड स्पीकर पे? नहीं, नेवर। आई थिंक अगर वो इतने महंगे फोन में अगर वॉइस फटनी शुरू हो जाए तो फिर सैमसंग को मतलब यू कांट से एनीथिंग फिर तो नहीं, मतलब हायर बेसिक्स बहुत क्लियरली सॉर्टेड है तो। क्योंकि कभी कभी हायर वॉल्यूम्स वगैरह पे कभी कभी हो जाता है वैसे, वीडियो वॉचिंग के टाइम या फिर म्यूजिक के टाइम या फिर अगर लाउड स्पीकर पे भी कॉल्स को अटेंड कर रहे हैं तब हो सकता है वैसे। तो ऐसे कुछ इशू फेस नहीं हुआ? नहीं, मेरे को ऐसा कोई नहीं है अब तक तो नहीं। ओके, तो मतलब अच्छा है, ठीक है। 14th एंड सेकंड लास्ट पॉइंट है ये वीडियो का। एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय क्या आपको S23 अल्ट्रा हेल्प किया आपके वर्क लाइफ में, लाइक मेकिंग PDF या साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट्स या वीविंग एनी डॉक्यूमेंट्स ऑन द सेम? क्या आपको आसानी हुआ या फिर नोट टेकिंग में आसानी हुआ? उसके ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना। आई थिंक 2 चीजें। एक तो S पेन से मैंने 2-3 PDF साइन करके भेजे, सो दैट इज अ वेरी कन्वीनियंट थिंग। वो बहुत इजी कर देता है चीजों को, सो वो एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज मल्टीटास्किंग बहुत अमेजिंग। 3 विंडोज ओपन कर सकते हैं एक साथ एक टाइम पे और उसी टाइम पे देख सकते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं ब्रांड्स पे काम करता हूँ बेसिकली कॉर्पोरेट्स में, तो मार्केटिंग देखता हूँ मैं कुछ ब्रांड्स की। तो अगर उन ब्रांड्स पे कोई वीडियो बनता है, लेट्स से जो इन्फ्लुएंसर वीडियो बनता है या कुछ और बनता है, तो इन्फ्लुएंसर वीडियो अगर मैं देख रहा हूं तो उसके नीचे मैं S पेन लेके उसी टाइम पे नोट्स बना के उसको तुरंत तीसरे विंडो पे पेस्ट करके मेल भी कर सकता हूँ। ओके, तो वो एक बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज है इस चीज का। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिएटिव देख रहा हूँ जो मेरे ब्रांड पे बना हुआ है, एक पोस्टर देख रहा हूँ, तो वो पोस्टर को मैं ऊपर रख के नीचे नोट्स लिख के तीसरी जगह पे उसको कॉपी पेस्ट करके मेल कर सकता हूँ सीधे उसी टाइम पे। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज। आई थिंक एक और चीज जो अच्छी है वो है डेक्स। हाँ, मैं उसके ऊपर आने ही वाला था। डेक्स में कन्वर्ट करके, हाँ, कि डेस्क अपने यूज किया गया, हाँ, लैपटॉप से कनेक्ट करके। हाँ, मैंने किया नहीं है अब तक, बट आई वांट टू डू इट। बट एक बहुत ब्रिलियंट फीचर लगता है मेरे को ये, क्योंकि आपका फोन सीधा कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। तो वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। कहीं पे अगर आप जा रहे हो और वहां पे लेट्स से आपको जरूरत पड़ जाए कंप्यूटर यूज करने की, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा, देन ये बहुत एक बड़ा एडवांटेज है। तो अच्छा, और कुछ प्रोडक्टिविटी एप्स वगैरह जो स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या प्रोफेशनल्स के लिए है, ऐसा कुछ दिखाई दिया इसमें? नहीं, वैसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं है। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद PPDs एंड, हाँ बोलो पहले। वही मैं उसी पे आ रहा था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह तो आप जनरली देखते ही हो, तो वो WPS ऑफिस पे ही यूज होगा या फिर किसी और ऐप पे यूज होगा या माइक्रोसॉफ्ट पे यूज होगा। तो वो जनरल यूजेज तो है ही है। हाँ, एक एडवांटेज ये है कि बड़ी स्क्रीन होने की वजह से और S पेन होने की वजह से कुछ अगर आपको उसमें चेंज करना हो तो वो आप तुरंत कर सकते हो और बहुत इजीली करके भेज सकते हो बस, अगर वो करना है तो। सो दैट इज वन एडवांटेज। आपने साइनिंग वगैरह के लिए, मतलब मैं समराइज इसको कर रहा हूँ कि साइनिंग वगैरह के लिए आपको बेटर ऑप्शन लगा, और दूसरा मल्टीटास्किंग के लिए बेटर लगा कि मतलब आप 3-4 विंडो एक साथ ओपन कर रहे हो तो वो काफी स्मूथली चल जाता है, कॉपी पेस्टिंग होगा, नोट टेकिंग हो गया, मतलब ऐसे सारे टास्क आप आसानी से कर सकते हो। और ऑब्वियसली आप डेस्क के साथ
हाँ, और वो डेस्क भी के एक साथ उसको फीचर है। और एनहांस कर सकते हो, बट अभी तक आपने उसको यूज़ नहीं किया है, राइट? तो ठीक है, 15th एंड लास्ट पॉइंट ये है कि क्या आप हमारे ऑडियंस को अभी भी S23 अल्ट्रा आने के बाद में विथ ऑल दोज AI फीचर्स, वेदर यू से इट अ गिमिक और आगे जाके वो पेड हो जाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, पर वो होने के बावजूद भी क्या अभी भी S23 अल्ट्रा कंसिडर करना चाहिए एंड क्यों, उसके बारे में थोड़ा सा लास्ट वर्डिक्ट दे देना। आई थिंक मेरे केस में तो मेरे को एक फ्लैगशिप फोन चाहिए था, तो मैंने ले लिया। बट द राइट सेट ऑफ ऑडियंस इस फोन के लिए वो है कि अगर आप क्रिएटर हो, जो वीडियोस क्रिएट करते हो, या यू आर पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी या फिर ऐसा कुछ, तो then this might be a good phone for you. Apart from that, yes, multitasking, yes, if you enjoy watching videos, yes, if you like a good screen with very nice vivid colors and so on and so forth, then this phone is for you. But ऑब्वियसली बहुत महंगा है, द फोन इज एक्सपेंसिव, और अब तो S24 भी आ चुका है, तो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूसली आउटडेट होती जाएगी, धीरे धीरे होती जाएगी। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपका यूजेज आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए आउट ऑफ दैट फोन, एंड बेसिकली उसके बाद आपको बाय करना है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो मेरा यूजेज सारा का सारा कवर हो रहा है, एंड मैं कम से कम 3 साल तो बहुत इजीली इसको चला लूंगा, बिकॉज ये आउटडेट नहीं होगा एज फार एज आई नो, अनलेस एआई बहुत ज्यादा बड़ी चीज बन जाए मोबाइल फोन मार्केट्स में। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे बेटर तो मेरे को एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई ऐसा फ्लैगशिप दिख नहीं रहा है। अगर फ्लैगशिप के कंपैरिजन में देखें तो विच इज बेसिकली आईफोन, गूगल पिक्सल और सैमसंग S23 अल्ट्रा, तो ये 3 ही थे मेरे चूज करने के बाद। गूगल स्टिल सॉफ्टवेयर ब्रिलियंट, हार्डवेयर बहुत ग्लिचेस, फोन गर्म हो जाता है, प्रॉब्लम्स हैं, क्रैश हो जाते हैं एप्स कभी कभी, ये बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने दोस्त के फोन में ऑब्जर्व करी। अगेन आईफोन, आई वुड हैव बॉट एन आईफोन, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एक डर था एंड्रॉइड से iOS जाने का, सो यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती, और कुछ कुछ लोगों ने मेरे को ऑलरेडी वार्न कर दिया था कि जो यूजेज है मेरा उसके हिसाब से मेरे को सैमसंग ही चूज करना चाहिए rather than an iPhone. तो आई थिंक that is that's how you can choose it, but each on its own, क्योंकि लोगों को ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उनको फोन एग्जैक्टली किस चीज के लिए चाहिए। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है देन लेना इजी हो जाता है। सो कौन सी चीज है जो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कौन सी चीजें हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते इन अ फोन, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मेजर 5 पॉइंट्स, अगर 5, 3, 2 ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि रिकमेंड करना है ये फोन, हाँ, मेजर 5, 6 पॉइंट्स ऐसे। आई थिंक कैमरा एंड डिस्प्ले, these are the 2 points, major points. Okay. 2 points sum up camera and display, next level. You will enjoy video content, you will enjoy gaming, you will enjoy clicking photos, videos, all of that. So great phone. Apart from that, sturdy, good design is very nice. मतलब फोन पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और अच्छा लगता है हाथ में. So it looks also good in the hand. So yeah. ओके तो आइडियली तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बट आपने जब इसका आंसर दिया तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए, तो वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो जैसे आपने बोला इसको आप 3 साल तो मिनिमम यूज़ करोगे ही, और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो उसको एक्सटेंड भी आप करोगे, ठीक है। तो रिसेंटली S24 सीरीज भी आया है, और S24 सीरीज के साथ में सैमसंग ने प्रॉमिस किया है कि दे आर गिविंग मोर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैचेस, तो मतलब 7 years का अपडेट्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस पे तो इतना अपडेट नहीं मिलेगा। रही बात एआई की, तो एआई अभी इतना एडवांस नहीं लग रहा है S24 अल्ट्रा में, बट ऑब्वियसली आगे जाके उसको इम्प्रूव भी किया जाएगा, और उन लोग ने ऐसे कुछ मेंशन भी किया है कि जो फीचर्स अभी वो लोग रिफाइन कर रहे हैं एआई के, उसको फिर वो लोग पेड में कन्वर्ट कर देंगे रिफाइन होने के बाद में। तो आपका इस चीज़ पे क्या ख्याल है? एआई का एक पॉइंट बताना, और दूसरा बताना कि अपडेट्स का, कि जैसे अभी नए फ़ोन में तो अपडेट्स ज़्यादा आएंगे, तो डू यू रिग्रेट कि आपने 23 लिया तो इस पे ज़्यादा अपडेट नहीं मिल रहा है? तो मतलब ऐसे कुछ है दिमाग में, सोचा है? और क्या ऑडियंस ने ये सोचना चाहिए, मतलब जैसे हाँ, मतलब
एक चीज ऐसा है कि ये वीडियो जो भी देखेंगे वो इसको आइदर सेकंड हैंड में बाय करेंगे, या फिर अगर किसी के पास स्टॉक अवेलेबल रहेगा तो क्योंकि बेटर प्राइस मिल रहा है S24 अल्ट्रा लॉन्च होने के बाद में, तो उसको बाय करेंगे। तो उस हिसाब से वो पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आइडिया देना कि क्या होना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि अगर अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली। अगर आप S24 देखते हो तो फ्रॉम अ डिजाइन पर्सपेक्टिव तो कोई फर्क है नहीं, बिकॉज दोनों फोन सेम ही दिखते हैं, अपार्ट फ्रॉम एक फर्क कि कर्व स्क्रीन अब फ्लैट हो गई, फ्लैट हो गया एंड S24 टाइटेनियम भी आ गया। करेक्ट। बट टाइटेनियम तो मेरे को ऐसा लगता है टाइटेनियम गिमिक है। अगर क्योंकि उतना ड्यूरेबिलिटी अगर आपको चेक करना है फोन का तो आप फेंक के तो चेक करोगे नहीं, और इतना महंगा फोन है तो वो तो मतलब आई डोंट नो कैसे करोगे। लाइक ठीक है उनको, यार मैं भी ये करता हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू द मार्केटिंग वर्ल्ड, तो मेरा मेरा भी फंडा ये है कि कंज्यूमर्स को अपग्रेड करना होता है, तो वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, और कुछ नहीं है ये। सो आई टेक इट एज अ गिमिक, बट ठीक है मतलब स्टर्डी डिजाइन हो गया होगा, बहुत कुछ हो गया होगा, पर उसकी स्टर्डीनेस चेक कैसे करोगे? द पॉइंट इज दैट। सो ठीक है मतलब अगर गिर के टूटना है तो गिर के टूटेगा, यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प इट। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि देखो अगर फोमो करोगे तो हर साल करना पड़ेगा। तो अगर S24 लोगे लॉन्च तो लेना मुश्किल है, क्योंकि इतना इजी तो है नहीं कि आप डायरेक्टली जाके 1,30,000 या 1,40,000 का फोन ले लोगे। आप थोड़ा टाइम वेट करोगे, आप ये देखोगे कि प्रूव होना चाहिए ये फोन सही चलता है नहीं चलता है, सॉफ्टवेयर इश्यूज है, हार्डवेयर इश्यूज है, वो देखने में आपके 6 महीने निकल जाएंगे। तो एक बार ये टेस्ट हो जाता है कि ये अच्छा फोन है, प्रूव हो जाता है कि ये अच्छा फोन है, बहुत सारे लोगों ने यूज कर लिया है, आपके आसपास की लिया है, आपने उसका यूजर एक्सपीरियंस पूछा है, तो तब तक दूसरे फोन के लॉन्च होने का टाइम हो जाता है। तो आप फिगर आउट कैसे करोगे कि वो फोन अच्छा था नहीं अच्छा था? सो वो फोमो में अगर चले गए तो फिर फोन खरीद नहीं पाओगे कभी। वो साइकिल चलती रहेगी, S24 के बाद 25 आ जाएगा, 25 के बाद 26 आ जाएगा, तो आप घूमते रह जाओगे सर्कल में, वो एंड ही नहीं आएगा उसका। तो बेसिकली एक चीज जो मेरे दिमाग में थी, जो मैंने भी ये फोन बहुत लेट लिया है, मैंने नवंबर में लिया है, जबकि 3 महीने बाद ये फोन मतलब मैंने ये फोन लेट लिया, और लेट लेने का रीजन ये था कि मैंने देख लिया कि ये फोन कितना अच्छा है, और यूजर रिव्यूज देख लिए, यूट्यूब के रिव्यूज देख लिए, मेरे 2 दोस्त यूज करते हैं इस फोन को, मैंने उनसे बात करी, तो वो सारी चीजें मैंने पर्सपेक्टिव लिया, उसके बाद लिया। सो नाउ इट्स अ प्रूवन फोन कि इससे बेटर फोन 2023 में हो नहीं सकता था। सो दैट इज द रीजन व्हाई मैंने वो लिया। तो मतलब तो आपका बेसिक कहना ये है कि ट्राइड एंड टेस्टेड है तो इट इज़ बेटर, मतलब इसके हिसाब से बेटर चॉइस है वो, क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हो, तो अगर उसका रिजल्ट्स अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और सेकंड ये भी है कि अगर आप हमेशा लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चीज़ों के लिए जाना चाहोगे तो वो तो हर साल होते ही रहेगा, तो कभी आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। दैट इज द सेकंड पॉइंट, बराबर। क्योंकि वो डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, कि मतलब हर साल अगर एक नया फोन आ रहा है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा वाला लेना है, राइट। और उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसे टेस्ट करोगे, कैसे ये चेक करोगे कि वो फोन अच्छा है कि नहीं। बट व्हाट अबाउट अपडेट्स? तो अपडेट्स के बारे में कुछ सोचा है? मतलब जैसे 3 इयर्स तो ठीक है, 3 इयर्स तक तो आपको अपडेट मोस्टली मिलेगा ही, 3 to 4 इयर्स तो मिलेगा ही अपडेट, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर उसके ऊपर अगर यूज करना है तो उसके बारे में कुछ सोचा है? आई थिंक सैमसंग ने डिक्लेयर किया है 5 इयर्स ऑफ अपडेट्स ऑन S23 अल्ट्रा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने देखा नहीं है, बट आई थिंक 3 साल की अपडेट इज गुड इनफ। मतलब उससे ज्यादा की जरूरत मेरे हिसाब से तो पड़नी नहीं चाहिए, अगर आपको वो फोन 5 साल तक यूज करना है तो। बट जिस स्पेस पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मेरे को नहीं लगता कि आप 3 साल या 5 साल, 3 साल तो मैक्स हो गया, 5 साल से ऊपर किसी फोन को यूज करोगे, मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी फोन हो जाएगा फिर। क्योंकि आप अगर 5 साल पुराना फोन लेके बैठे हो तो टेक्नोलॉजी आज से 5 साल बाद कहाँ पहुंच जाएगी ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपडेट्स रहते हैं
तो वो क्योंकि हार्डवेयर अभी इस टाइम पे ऐसा पहुंच गया है हार्डवेयर कि उसके ऊपर मतलब जो है वो सिर्फ ऐसे कॉस्मेटिक चेंजेस ही बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मतलब जैसे अभी ये स्मार्टफोन में भी S23 अल्ट्रा में भी जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो कम नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत पावरफुल हम्म, प्रोसेसर है। हाँ बट हम्म, अगर नेक्स्ट नया वर्जन है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत तो नंबर्स में डिफरेंस रहेगा, 10%, 20%, 25%, तो वैसे है। तो अगर correct. अपडेट्स रहता है तो टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होती है, अपडेट्स मिलता है, तो पुराना फ़ोन भी नए जैसा ही चलेगा, वैसा है। तो अगर हाँ, तो आपने जो बोला वो पॉइंट पे फिर थोड़ा सा क्लेरिफाई वो कीजिए कि अगर अपडेट्स नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं पूछ रहा आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम सोच रहे हैं कि फ्रॉम अ हार्डवेयर पर्सपेक्टिव हम हूँ। सैचुरेट हो गए हैं, बट हम्म मेरे को नहीं लगता कि हम अब सैचुरेट हुए हैं। हम्म अब तो चीजें चेंज हो रही हैं हार्डवेयर पे, बहुत सारी चीजें अलग हो रही हैं। जैसे वन प्लस ओपन वाज अ बिग बिग थिंग। हम्म जब मैं ये फोन लेना कंसिडर कर रहा था तब मैंने वन प्लस ओपन भी देखा था। सो दैट इज फोल्ड इज बिकमिंग द नेक्स्ट बिग थिंग। दैट इज अ फोल्डिंग फोन। हम्म तो पॉइंट ये है कि थोड़े टाइम बाद जिस स्क्रीन को आप यूज कर रहे हो वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप हम्म बोलोगे कि मेरे को और बड़ी स्क्रीन चाहिए जो 4 पीस में फोल्ड हो रही हो, हम्म जो पॉकेट में इतनी सी बन जाए और पॉकेट में चली जाए, बट वो तो टैब बन जाए। हम्म तो वो चीजें भी होंगी। तो जब वो 5 साल बाद होगा तो आपको लगेगा कि मेरे को ये लेना चाहिए, तो आप उस तरफ अपने आप खींचे चले जाओगे। तो राइट। ऐसा तो जरूरी नहीं, तो 3 साल या 5 साल, आई थिंक 5 साल इज गुड इनफ। उसके बाद टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो जाएगी कि आप खुद ही स्विच कर जाओगे, तो मतलब आप अगर आपके पास पैसा है तो। हाँ 7 years इज ओवर किल है। 7 years इज एन ओवरकिल फॉर श्योर। ओके ओके। मेरे को लगता है सैमसंग ने ये क्लेम भी किया है क्योंकि उनको भी पता है कि ये ओवरकिल। तब तक तो वो लोग खुद ही S24 के कंज्यूमर्स को या तो 25 पे ले जाएंगे, या 27 पे ले जाएंगे, या 28 पे ले जाएंगे। वो खुद ही ले जाएंगे। आई गेस मेरे को लग रहा है कि दिस डिसीजन जो इन लोग ने लिया है सैमसंग ने वो शायद गूगल पिक्सल का देख के ही लिया है, ऐसे मेरे को लग रहा है। बट पता नहीं इंटरनली क्या है। क्योंकि पिक्सल डिवाइसेस में 7 years किया था तो दे हैव टू फॉलो, मतलब सिंपल है फ्लैगशिप कैटेगरी में, मतलब मार्केट में। नहीं, बट अगर फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव आप सोचोगे हम्म तो आज अगर आप ये सोचो कि S23 अगर आ जाता है हम्म तो आप S22 नहीं लोगे। हम्म अगर S24 आ जाता है तो आप S23 नहीं लोगे। तो आपको जितने फोन्स बेचने हैं, मेजर फोन्स जितने आपको बेचने हैं एज अ बिजनेस, वो S23 के लॉन्च से लेके S24 के लॉन्च के बीच में बेचने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सैमसंग ने 100 फोन बेच दिए तो उसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 70% लोग तो मूव ऑन कर जाएंगे 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। बचते बाकी के 30% तो उनको सर्विस करना है। तो 3, 5, 7 होगा, तो 3 पे शायद 30%, 40% मूव ऑन कर जाए, 5 पे शायद बाकी के 30 और 40% मूव कर जाए, बचेंगे 10% लोग आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फोन्स जो उन्होंने बेचे हैं, राइट। बट फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एंगल इन लोग ने इंटीग्रेशन इतना सीमलेस रखा है कि जिस सॉफ्टवेयर को वो लोग पुश करेंगे फॉर अदर फोन्स जो वो लॉन्च कर रहे हैं, उसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस करके वो लोग इस पे भी पुश कर देंगे। सो इट इज इजी फॉर देम टू डू दैट। ये है। ठीक है। तो सारे हम लोग के पॉइंट जो है कवर हो गए। थोड़ा सा लेंदी भी हो गया है वीडियो, बट कोई नहीं। अगर आप ये स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो, मतलब स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ S24 अल्ट्रा, तो ये आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल होने वाला है। बाकी आपको अगर प्रतीक, मिस्टर प्रतीक आपसे बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको कुछ लास्ट वर्ड्स कहने हैं, अगर कोई इसको सेकेंड हैंड में लेना चाह रहा है या फिर इसके पास स्टॉक्स है और बेटर प्राइस अभी मिलेगा S24 अल्ट्रा से, तो शुड दे बाय नॉट बाय, मतलब क्या ओपिनियन, आप कुछ बोलना चाहोगे उसके ऊपर? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि बाय, इट्स अ गुड फोन, बट ओनली इफ यू हैव द मनी फॉर इट। सो दैट इज माय रिकमेंडेशन। सो लोन लेके फोन मत खरीदना।
बस एज सिंपल एज। ओके नहीं, पर अगर प्राइस को साइड में रखे तो फिर 24 अल्ट्रा आया है, उस पर्सपेक्टिव से देखें 24 अल्ट्रा को छोड़ के 23 अल्ट्रा लेना सही रहेगा डिसीजन, बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट जैसे आपने बताया कि प्राइस ज़्यादा कोई देखता नहीं है, सो इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई सेकंड हैंड भी ले रहा है या फिर 24 अल्ट्रा लॉन्च होने के बाद में अगर 23 ले रहा है तो फिर बेटर ऑप्शन है या नहीं? तो मैं ये बोलूंगा कि आई वुड हैव स्टिल गॉन फॉर S23 अल्ट्रा। दो रीजन, एक गुड वैल्यू, सो नाउ यू विल गेट द बेस्ट वैल्यू ऑफ दैट फोन, बिकॉज जब वो लॉन्च होता है तो वो बहुत हाई प्राइस्ड होता है, तो अब तो जो आपको वो फोन मिलेगा वो प्रॉपर वैल्यू पे मिलेगा। सेकंड, मतलब वैल्यू फॉर मनी इज व्हाट आई मीन बेसिकली, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि S24 अल्ट्रा अभी लॉन्च हुआ है, इट इज नॉट अ प्रूवन फोन, इट विल टेक टाइम फॉर इट टू बिकम अ प्रूवन फोन। तो जैसे आप बाकी रिव्यूज देखते हो 3 महीने के बाद, 6 महीने के यूजेज के बाद, 9 महीने के यूजेज के बाद, तो वो अभी होना बाकी है। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए आगे चल के या नहीं आए या जो भी है, यू वुडंट नो कि हो रहा है नहीं हो रहा है, एआई अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पता नहीं है। हो सकता है 3 महीने बाद कोई प्रोबेबली कोई ग्लिच हो, जैसे S22 में हुआ था, ग्रीन लाइन आनी शुरू हो गई है, तो वो सारी चीजें भी हैं। बट S23 अल्ट्रा इज अ प्रूवन फोन। 3 मंथ रिव्यू, 6 मंथ रिव्यू, 9 मंथ रिव्यू, 12 मंथ रिव्यू सारे बाहर आ चुके हैं। इट हैज बीन प्रूवन दैट इट्स द बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन फॉर द ईयर 2023। तो आई थिंक आई विल स्टिल गो फॉर इट। सो दीज आर द 2 रीजंस। तो इन शॉर्ट वही समरी यही है कि एक तो प्रूवन फोन है, और अभी जो ईच पेनी आप स्पेंड करोगे चाहे वो बहुत महंगा हो वो आपका वसूल होगा अगर आप ये लोगे तो, इंस्टेड ऑफ S24 अल्ट्रा, राइट? यस, ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये गुड नोट पे हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। प्लस इसको आप और भी चीज के लिए मतलब इनसाइट्स ले सकते हो कि अगर आप S24 अल्ट्रा भी ले रहे हो तो भी इसमें से बहुत सारे फीचर्स उसमें कंटिन्यू हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे, क्योंकि एज ए यूजर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू आउटसाइडर जिसने यूज बिल्कुल भी नहीं किया है या फिर ऐसे ही 6-7 दिन फोन यूज करके रिव्यू दे रहा है, उससे काफी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू यूजर रिव्यू। तो इसलिए मेरे को ये ज्यादा प्रेफरेबल लगता है और आपको भी बेटर लगेगा। बाकी आप जो भी आपको लगता है ये वीडियो के बारे में कमेंट्स में बताना ताकि हम उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है, राइट? तो जो भी कमेंट्स आएंगे प्रतीक, वी कैन आंसर देम, यू कैन ऑल्सो आंसर, आप मेरे कमेंट्स में आंसर कर सकते हो, ठीक है? यस प्रतीक, यू आर राइट। मेरा भी मैं थोड़ा सा लास्ट वर्ड यहाँ पे दे देता हूँ। तो अगर आपको स्लैश्ड या प्राइस टू परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाय करना है तो डेफिनेटली आप अभी S23 अल्ट्रा सैमसंग का बाय कर सकते हैं। प्लस अगर आपको सैमसंग इकोसिस्टम में जाना है एंड स्पेशली बिगर स्क्रीन का एक्सपीरियंस लेना है विद दैट S Pen, देन यू शुड डेफिनेटली कंसीडर दिस स्मार्टफोन। प्लस अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, जैसे प्रतीक ने भी बताया कि इसका S Pen ड्राइंग वगैरह के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो अगर आप स्पेशली डिजाइनिंग फील्ड में हो, प्रोफेशनल हो डिजाइनिंग सेगमेंट में, या फिर आर्टिस्ट हो, ड्राइंग वगैरह करते हो, तो आपके लिए इसका S Pen काफी यूजफुल होने वाला है और बिगर स्क्रीन होने की वजह से आपको मजा आएगा वो चीज करने में। प्लस अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे यूट्यूबर वगैरह हो, तो आपको आपके स्क्रिप्ट्स के नोट टेकिंग में आसानी होगी। प्लस इसके कैमरा भी बढ़िया है। हाँ, वीडियो सेगमेंट में जैसे प्रतीक ने बताया कि आईफोन्स बेटर काम कर रहे हैं, बट फिर भी इतना भी वीडियो क्वालिटी बेकार नहीं आएगा, काफी बढ़िया आएगा मिड रेंज एंड बजट स्मार्टफोन से, तो डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए। थर्ड, अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, यस आई नो, अगर आईफोन आपके पास में है तो गेमिंग बहुत ही बढ़िया होता है, बट उतना भी बुरा गेमिंग ये स्मार्टफोन में नहीं होगा क्योंकि ये भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे भी आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। प्लस इसका बिगर स्क्रीन का बेनिफिट ये होगा कि आपके उंगलियों के साथ में जब आप खेलोगे तब आपके पास वाइडर एरिया होने की वजह से आपको गेम का व्यू जो है वो ज्यादा अच्छे से आएगा। तो यही था मेरा थॉट। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो ये स्मार्टफोन के रिलेटेड तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछना, क्योंकि हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रतीक को डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्योंकि इन्होंने खुद से इसको बाय किया हुआ है। तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरी है, उसको डेफिनेटली एड्रेस किया जाएगा। बाकी और भी ऐसे यूजर रिव्यूज के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ में भी ये वीडियो को शेयर कर देना जिसके पास भी ये स्मार्टफोन है या फिर लेने वाले हैं उनके साथ में। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। बाकी आज के वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। प्रतीक, आप भी हमारे ऑडियंस को बाय कह सकते हो। बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस राइट, चलो।